मजबूत ग्लोबल संकेतों ने भारतीय बाजारों में भरा जोश। सेंसेक्स 200 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 7600 के पार पर। टॉप गियर में आई टाटा मोटर्स। पहली तिमाही में मुनाफा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 5400 करोड़ रुपए के करीब पहुंचा। बिक्री और मार्जिन में भी अनुमान से ज्यादा बढ़ोतरी। सेल के नतीजे भी दमदार। पहली तिमाही में मुनाफा 17.5% बढ़ा, लेकिन गेल के नतीजों ने निराश किया। टाटा सिंगापुर एयरलाइंस ने ब्रांड नाम और लोगो से उठाया पर्दा। विस्तारा नाम से उड़ेगी टाटा सिंगापुर की एयरलाइंस। सेबी से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को मंजूरी मिलने से झूमे प्रॉपर्टी शेयर। डीएलएफ इंडिया बुल्स में 4% तक की दिखी तेजी। जुलाई में भी जारी रह सकती इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार। कल आने वाले आईआईपी डेटा में ग्रोथ 0.6% के पास रहने की उम्मीद, लेकिन महंगाई भी बढ़ने का अनुमान। सरकार ने लोकसभा में पेश किया जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल। चीफ जस्टिस लोढ़ा ने कहा, न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए चलाई जा रही है मुहिम। और 20 साल बाद एक मंच पर आए धुर विरोधी लालू और नीतीश। बिहार में विधानसभा उपचुनाव के लिए मिलाया हाथ। लालू ने कहा, मोदी का शासन देश के लिए खतरनाक। नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आइए डालते हैं नजर कुछ और सुर्खियों पर। एनएसईएल मामले में शिकंजा कसा। मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एनएसईएल के 7 डिफॉल्टर्स को गिरफ्तार किया। हुंडई ने भारतीय बाजार में उतारा i20 का नया वर्जन। कीमत 4.25 लाख रुपए से शुरू। वॉक्सवैगन पोलो और मारुति स्विफ्ट को मिलेगी टक्कर। बजाज ने ज्यादा स्मार्ट और दमदार डिस्कवर बाइक उतारी। कीमत 54,000 से शुरू। और मुंबई में दही हांडी उत्सव में नहीं शामिल हो सकेंगे नाबालिग। 14 साल के बच्चे की मौत के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त आदेश। हांडी की ऊंचाई होगी अधिकतम 20 फीट। भारत के संभावनाओं भरे आकाश में एक और एयरलाइन टेक ऑफ को तैयार है। टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के जॉइंट वेंचर ने भारत में अपनी सर्विस का नाम विस्तारा रखा है। कंपनी ने आज अपना ब्रांड लोगो और ब्रांड नाम से पर्दा उठाया। कंपनी का कहना है कि ये एयरलाइंस भारतीय बाजार में अपनी अलग जगह बनाएगी। सितंबर में इस एयरलाइंस को पहले विमान की डिलीवरी मिल जाएगी और अक्टूबर से ये उड़ने लगेगी। विस्तारा अगले 5 साल में 20 विमान खरीदने वाली है। एयरलाइंस का हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। टाटा सिंगापुर एयरलाइंस के चेयरमैन प्रसाद मेनन ने हमसे खास बातचीत में बताया कि क्या है उनके ब्रांड का मतलब और कैसे आगे बढ़ेंगी विस्तारा की सर्विसेज। एक नया ब्रांड जिसका नाम विल गिव पीपल एन आइडिया ऑफ व्हाट वी प्रॉमिस। हम क्या प्रॉमिस कर रहे हैं इस ब्रांड में, and that is why we have brought out this particular name of Vistara, which is expanse, limitless expanse. ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है सर लाइसेंस की प्रोसेस, तो कब तक ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और किन रूट्स पे फोकस होगा आपका? हम आशा करते हैं कि अक्टूबर में शुरू करें। वो तो डिपेंड करेगा जब अप्रूवल्स मिल जाएगा, फाइनल अप्रूवल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। कौन सी रूट्स है वे हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं, बट लार्जली ये तो होगा इंटर मेट्रोज एंड दोज मेट्रोज दैट कैन टेक बोथ बिजनेस क्लास एज वेल एज इकोनॉमी। 520 रूल आपको भरोसा है कि अबॉलिश नहीं करेगी सरकार, इसलिए 20 एयरक्राफ्ट 5 साल में ग्रेजुअली पूरे करेंगे आप? नहीं, हमारा स्ट्रैटेजी इज़ अ वेरी स्टेडी प्रोग्रेस। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग 100 एयरक्राफ्ट ले आए और वी विल बी बर्डन्ड विद एक्स्ट्रा कॉस्ट। लो कॉस्ट एयरलाइंस हों या रेगुलर एयरलाइंस हों, सबकी हालत यहाँ पर एक तरह से देखा जाए ख़राब है। ऐसे में ये वक्त आपने चुना है एंट्री करने के लिए मार्केट में, स्ट्रेटजी क्या होगी और ख़ास तौर से इंडियन एविएशन मार्केट की जो पोजीशन है वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी आप अपनाने जा रहे हैं? आप जो बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक है। इंडियन एविएशन अभी लास्ट 5-6 ईयर्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा रिसर्च जो किया है और हमारा जो गवर्नमेंट का रीसेंट प्रपोजल्स है, हम लोग ये आशा करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस इंडस्ट्री विल ओपन अप।
उधर जेट एयरवेज ने भी आसमान में लड़ाई के लिए कमर कस ली है। कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि 20 अगस्त तक पायलटों को 100 करोड़ की बकाया सैलरी चुका दी जाएगी। कंपनी के मुताबिक इसके लिए पहले से ही प्रोविजनिंग कर ली गई है। कंपनी के नतीजे भी बेहतर हुए हैं। पहली तिमाही में जेट एयरवेज के घाटे में भी कमी देखने को मिली है। ये 355 करोड़ रुपए से घटकर 217 करोड़ रुपए का ही रह गया है। वहीं कंपनी को अपने बोर्ड से सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी की भी मंजूरी मिल गई है, यानी जेट लाइट जेट कनेक्ट अब एक ही ब्रांड के तहत आएगी। जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल को अपने 3 साल के टर्न अराउंड प्लान पर पूरा भरोसा है। उन्होंने 1 साल में सबसे तेज रफ्तार से उड़ने वाली एयरलाइन कंपनी बनने का वादा किया है। Today at our board meeting we have received approval for our next critical step to re-establish Jet Airways as a single master brand. This would mean harnessing our proud heritage and original values in one consistent, predictable and clearly recognized full-service brand. And also promise you, Jet Airways used to be known that it is a Swiss clock operation. You can adjust your clock when you go. This will happen soon. टाटा अगर आसमान में ऊंची उड़ान भरने की तैयारी में है तो जमीन पर भी ग्रुप की कंपनियां कमाल कर रही हैं। टाटा मोटर्स ने पहली तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। नतीजों को समझाने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हेमंत खई। हेमंत, यहाँ पे ब्लॉकबस्टर नतीजे आए हैं टाटा मोटर्स की पहले तिमाही के, बताएं डिटेल्स क्या है और आखिर सपोर्ट कहाँ से मिला? देखिए, सभी अनुमानों को बीट किया है। ऊपर की साइड टाटा मोटर्स ने आज बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से शानदार नतीजा है, जैगुआर और लैंड रोवर की तरफ से सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। इंडियन ऑपरेशंस सुस्त पड़े हैं और वो भी इन नतीजों में साफ तौर पर दिखता है। लेकिन किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि 3 गुना मुनाफे में जंप देखने को मिलेगा और ऐसा ही होता हुआ नजर आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.5% के आसपास का अनुमान लगाया था बाजार, और देखिए 17.25% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं। तो जाहिर सी बात है कल एक तगड़ा रिएक्शन ऊपर की तरफ स्टॉक में देखने को मिलेगा। रेवेन्यू देखिए 38% बढ़ता हुआ नजर आया है। दरअसल जेएलआर का परफॉर्मेंस, और जेएलआर में भी खास तौर पर चाइना में जिस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने जेएलआर में किया है, उससे बाजार काफी उत्साहित होता हुआ कल के सत्र में दिखेगा। जेएलआर की ही अगर बात करें तो रेवेन्यू करीब 30% बढ़ता हुआ नजर आया और वहां पर मुनाफा 2.2 टाइम्स बढ़ा है। तो साफ तौर पर जेएलआर की तरफ से ही बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है और काफी सारे ब्रोकरेजेस काफी खुश हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि उनके अनुमान वैसे भी काफी बुलिश थे और उन बुलिश अनुमानों को भी ऊपर की तरफ बीट किया है इन नंबर्स ने। काफी सारे बड़े ब्रोकरेजेस के अब अपग्रेड्स भी आने शुरू हो जाएंगे और कल ये शेयर दरअसल एक बेहतरीन गैप अप ओपनिंग दिखाएगा। तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स के डीवीआर के ऊपर कल सबकी नजर रहने वाली है। शुक्रिया अहमद। टाटा मोटर्स को उम्मीद है कि जल्द ही कंपनी के लाइट और कमर्शियल व्हीकल बिक्री में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। Now on the small and light commercial vehicles, there is a bit of a delayed response. If you recall, the M&HCV dropped almost 2.5 years ago and continued, whereas we were able to hold on to the LCV for almost a year after that. And it's only after that where the financier defaults started getting noticed to be very gross when the financing cutbacks happened. So I think that may not get fixed in the next couple of quarters at least. इसके अलावा देश की सबसे बड़ी सरकारी स्टील कंपनी सेल के नतीजे भी काफी सॉलिड रहे हैं। पहले तिमाही में कंपनी का मुनाफा 450 करोड़ रुपए से बढ़कर 530 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जबकि अनुमान के मुताबिक मुनाफा घटकर 430 करोड़ रुपए पर जाने का था। आय ने भी अनुमानों को पीछे छोड़ा है। पहली तिमाही में कंपनी की आय 10,15,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,500 करोड़ रुपए के पार निकल गई है। हालांकि मार्जिन के मोर्चे पर कंपनी अनुमानों पर खरी नहीं उतरी है। सेल का मार्जिन 9% से बढ़कर 10% रहा है, जबकि अनुमान करीब 11% का था। हालांकि एक और सरकारी कंपनी गील के नतीजों से निराशा हुई है। कंपनी का मुनाफा 808 करोड़ रुपए से घटकर 621 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जबकि अनुमान 950 करोड़ रुपए का था। कंपनी की आय बढ़ी है, लेकिन ये भी अनुमानों से कम है। गील की आय करीब 500 करोड़ रुपए बढ़कर 13,500 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है, लेकिन ये भी बाजार के अनुमानों से करीब 1,500 करोड़ रुपए कम है। और सेंसेक्स ने मारा आज 200 पॉइंट का उछाल, कहां से मिला सहारा, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। और कैसे रह सकते हैं कल आने वाले रिटेल, महंगाई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े, ये भी देखिए आगे।
शुक्रवार की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार ने हफ्ते की अच्छी शुरुआत की है। मजबूत विदेशी संकेतों के दम पर सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी 7600 के अहम स्तर को पार कर गया है। तो कैसा रहा आज का कारोबार और डिटेल में समझा रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। 3 दिनों से छाई हुई भारतीय बाजारों की कमजोरी पर आज लगाम लगी और हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजारों ने दमदार की। जिस वजह से कमजोर हुए, रिकवरी भी उसी वजह से होती हुई दिखी और वो थे ग्लोबल मार्केट्स। रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन कम होने की खबरों के चलते दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स में तेजी आती दिखी। उसका फायदा भारतीय बाजारों ने उठाया और एक गैप से शुरुआत करते हुए दिखे सेंसेक्स और निफ्टी पर 7600 के पार टिके रहने में निफ्टी ने कामयाबी हासिल की और क्लोजिंग भी काफी बेहतरीन लेवल्स पर कही जा सकती है। 0.5% के गेंस के साथ सेंसेक्स और निफ्टी बंद होते नजर आए, वो भी तब जबकि शुक्रवार के सेशन में एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट और वायदा कारोबार में बिकवाली के आंकड़े थे, लेकिन शॉर्ट कवरिंग ने आज भारतीय बाजारों को सहारा दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी ज्यादा बेहतर थी और ये इंडेक्स 1% मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। हालांकि आज के सेशन में बढ़ने वाले शेयरों की तादाद 1000 के आसपास पहुंचती हुई जरूर दिखी, लेकिन अंत में थोड़ी सी मुनाफा वसूली छोटे शेयरों में आती हुई दिखी और गिरने वाले शेयरों की तादाद लगभग 560-70 के आसपास। वॉल्यूम्स थोड़े कम थे, 1,77,000 करोड़ के आसपास, लेकिन ऑटो शेयरों ने लीड करने का काम किया आज की तेजी को। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज का स्टार परफॉर्मर कहा जा सकता है। निफ्टी पर टॉप गेनर 6.5% का बड़ा उछाल। टाटा मोटर्स नतीजों के पहले आज पूरे दिन भर मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा, लेकिन टीवीएस मोटर्स में 6% से ज्यादा का उछाल आता हुआ नजर आया। कल सेबी की बोर्ड बैठक में रियल एस्टेट शेयरों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव आता दिखा, जहां रीट्स को की गाइडलाइंस को मंजूरी मिली। इन सारे शेयरों में आज पॉजिटिव क्लोज होती हुई दिखी। हालांकि वो अलग बात है कि ये सारे शेयर ऊपरी लेवल से थोड़े फिसलते हुए दिखे। थोड़ी मुनाफा वसूली सेलो न्यूज के बाद आती दिखी। बैंक्स में मजबूती थी। बीओबी, कोटक और एक्सिस पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे, लेकिन आईटी शेयरों में एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो कमजोरी के साथ बंद हुए। निफ्टी पर चढ़ने वाले शेयरों का जिक्र करें तो एचडीएफसी, अल्ट्राटेक, इन्फोसिस मजबूती के साथ बंद हुए और इनके अलावा सेसा, स्टरलाइट, आईडीएफसी और एलएनटी जैसे दिग्गजों से भी तेजी को सहारा मिला, लेकिन कमजोरी दिखी जेएसपीएल में। डॉक्टर रेड्डीज और एनटीपीसी भी मुनाफा वसूली का शिकार हुए। खबरों के दम पर एक्शन दिखा आईडीबीआई में, जहां किंगफिशर को दिए गए लोन की सीबीआई जांच कर सकती है। इस खबर के बाद स्टॉक फिसला। भूषण स्टील लगातार चौथा दिन लोअर सर्किट। श्री रेणुका शुगर 13 अगस्त को यहां पर राइट्स इशू के लिए बोर्ड बैठक और स्टॉक पर नुकसान होता हुआ दिखा आज 4% का। रिजल्ट्स आए वीकेंड पर कई कंपनियों के, जिनमें साफ तौर पर नेगेटिव रिएक्शन कुछ मिड कैप शेयरों पे देना बैंक, सन टीवी, शोभा जैसे शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। वहीं पीसी ज्वेलर्स, आइलैंड एफएस इंजीनियरिंग, एसआर शिपिंग भी नंबर्स के बाद कमजोरी के साथ ही बंद होते दिखे, लेकिन वीकेंड पर जो थोड़े बेहतर नंबर थे, अदानी एंटरप्राइजेस, गोदरेज इंडस्ट्रीज और इमामी और केसुराम जैसे शेयरों का जिक्र किया जा सकता है। कुछ खरीदारी उत्तम गालवा, एसएमएल और प्रकाश इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में भी देखने को मिली। आज नतीजे आए गेल के, जहां पर कमजोर नतीजों के बाद ये स्टॉक गिरने में सबसे आगे रहा। निफ्टी पर मुथूट फाइनेंस, वेंकीस के कमजोर नतीजे थे, लेकिन सेल, एक्सो नोबेल और आरती इंडस्ट्रीज के नतीजे बाजार को पसंद आते हुए दिखे। तो काफी हद तक बाजारों ने शुरुआत थोड़ी सी पॉजिटिव नोट पर की और 7600 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग भी। तो बाजार में तो तेजी रही, लेकिन बाजार में इस तेजी के बावजूद कुछ जानकारों को फिलहाल बुल मार्केट की शुरुआत नहीं दिखाई दे रही है। I think to be part of the brigade that says this is the beginning of the next dramatic big bull market would be out of context. Never has the world been more at geopolitical risk across different parts of the world than it is now. And today India is a market that is affected by international capital flows to a greater extent than it has ever been. तमाम मुश्किलों के बावजूद कुछ जानकार बाजार में लंबी अवधि के निवेश को फायदेमंद बता रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के ज्वाइंट एमडी रामदेव अग्रवाल के मुताबिक प्रॉपर्टी की तरह ही शेयर बाजार में भी निवेशित रहना चाहिए। रामदेव अग्रवाल से बातचीत की हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी ने। Basically, it's all starting from zero, and when you look at 30-40 years, then I mean the money had no value. So it is all about the entrepreneurship. The issue is that there are businesses which are going to scale multifold. It depends at what point of time you become an investor in that company and what is your outlook about that. That is what is investing. I mean, I actually am not long enough investor. जैसे आपका रियल एस्टेट खरीदते हैं, आप कोई पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं, तो 10-20 साल तक आप देखते ही नहीं। रोज कोई आगे भाव बोलेगा कि भाई 10,000 में खरीदा था आपने, 15,000 में बिकेगा, 20,000 में बिकेगा। यू डोंट कंसिडर एनीथिंग अबाउट इट। तो वो एक एटीट्यूड चाहिए। बाजार का ये बुल रन कब तक चलेगा और किन शेयरों में लगाना चाहिए पैसा? मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल से सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी की चर्चा देखिए आगे।
अब बाजार की नजर कल आने वाले आईआईपी और सीपीआई के आंकड़ों पर टिकी हुई है। कैसे रह सकते हैं नंबर्स बताने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या। प्रदीप, ग्रोथ और महंगाई को लेकर अब क्या अनुमान है ताजा? जून आईआईपी और जुलाई सीपीआई, ये दोनों आंकड़े काफी महत्वपूर्ण होंगे बाजार के लिए, खासतौर पे इसलिए क्योंकि पिछले महीने के जो आंकड़े थे वो काफी अच्छे आए हैं। पहले अगर हम आईआईपी की बात करें तो जिस तरह से आईआईपी में हमने करीब 4.5-5% तक के आंकड़े आते हुए देखे हैं, और एक काफ़ी अहम बात कि कैपिटल गुड्स सेक्टर में पिछले 2 महीनों के आंकड़े काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो उसको देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि जून आईआईपी भी बेहतर आ सकता है। कुछ इकोनॉमिस्ट हालांकि ये आशंका भी रखते हैं कि इस बार आपको एक नेगेटिव सरप्राइज देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 बार लगातार बेहतर रहने के बाद अक्सर हमने देखा है कि काफ़ी सारे आईआईपी में ऐसे आंकड़े हैं जो लंपी होते हैं और अचानक उनमें तेज़ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो कुल मिलाकर जो कोर सेक्टर की ग्रोथ शानदार आई है, उसने एक 3% के आसपास का बेस बना दिया है। तो अब इस 3% के बेस पे कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स को मिला करके 5% से ऊपर आईआईपी का आंकड़ा पहुंच जाए, इसकी काफ़ी उम्मीद है। तो मेजॉरिटी इसी पक्ष में है कि हम 5.5% के आसपास तक के आंकड़े देख सकते हैं। लेकिन सीपीआई का जहां तक सवाल है, वहां खबर अच्छी नहीं होगी, इसलिए क्योंकि सीपीआई में जो हमने तेज़ गिरावट देखी थी 7.25% के आसपास तक पहुंचते हुए हमने देखा था सीपीआई को जून में, उसके मुकाबले जुलाई में 7.6 के आसपास का अनुमान हमारा पोल बता रहा है। लेकिन कई इकोनॉमिस्ट हैं जो 8% के करीब के भी आंकड़े दे रहे हैं, तो एक बड़ा स्विंग, एक बड़ा जंप भी मिल सकता है, क्योंकि बेस इफेक्ट की खासी बड़ी भूमिका होती है सीपीआई में। और फूड इन्फ्लेशन चूंकि फिर से बढ़ती हुई नजर आ सकती है, तो वो एक बड़ा चिंता का विषय होगा। सीपीआई में जो सबसे अहम आंकड़ा होगा वो होगा कोर सीपीआई का, क्योंकि कोर सीपीआई लगातार घटा है, यानी फूड और ऑयल प्रोडक्ट्स को अगर आप छोड़ दें, और चूंकि कोर सीपीआई ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है, उस पर सीजनल इफेक्ट नहीं होता, वो एक सही डायरेक्शन देता है इकोनॉमी का और पूरे इन्फ्लेशन के आंकड़ों का। तो उस लिहाज से अगर ऐसा होता है कि कोर सीपीआई घटे तो हेडलाइन में थोड़ी बढ़ोतरी हो, थोड़ा शॉक भी लगे, तो शायद बाजार इससे बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होगा। शुक्रिया प्रदीप। देश में ई कॉमर्स जोर पकड़ रहा है और महिंद्रा ग्रुप भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। एमएनएम के सीएमडी आनंद महिंद्रा के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से ई कॉमर्स जोर पकड़ रहा है। Mahindra First Choice Wheels is already a leader in e-commerce in the auto space with Blue Book and with eDig, the auction platform, and we are going to really leverage that and make that grow. I dare say it's probably maybe one of the first and the only e-commerce business making money in India today. The world has a huge liquidity overhang from many geographies, and when India finally shows that it's going to get back onto the growth track, and when there's an e-commerce revolution waiting to happen, I assure you there's going to be no shortage of funds. E-commerce is huge potential over here, particularly given our infrastructural problems. I think consumers will find it easier to buy on the net, and so a boom awaits us. NSCL मामले में और गिरफ्तारियां, अब किस पर कसा है EOW का शिकंजा, बात करेंगे आगे। सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को मंजूरी मिलने से झूमे प्रॉपर्टी शेयर, रीट पर क्या है जानकारों की राय, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। NSCL मामले में और गिरफ्तारी हुई है। मुंबई के इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग ने NSCL के 7 डिफॉल्टर्स को गिरफ्तार किया है। कौन कौन से ये डिफॉल्टर्स हैं और इन्हें गिरफ्तार क्यों करना पड़ा, बात करते हैं हमारी संवाददाता श्रीमी चौधरी से। श्रीमी, बताएं कि ये डिफॉल्टर्स कौन कौन है और इन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। देखिए, NSCL मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अपनी कार्रवाई यहाँ तेज कर दी है, और जिस तरह से हमने देखा है यहाँ देनदारों पर शिकंजा कसता हुआ दिखा है। आज 7 देनदारों की गिरफ्तारी हुई है, जिस पर करीब 3,000 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बनता है एक्सचेंज को लेकर। और इन 7 अगर देनदारों की बात करें, जिसमें ARK इंपोर्ट शामिल है, स्वास्तिक इंटरप्राइजेस शामिल है, यहाँ पर NCS शुगर, स्पिनकॉर टेक्सटाइल, मेटकोर शामिल है, और
जॉगरनेट यहाँ पर शामिल है। इन 7 को डिटेन किया था आज दोपहर से ही, यहाँ उनसे पूछताछ चल रही थी और अब जाकर जो हमें जानकारी मिल रही है इनको गिरफ्तार यहाँ कर लिया गया है। और जिस तरह से हमने देखा है कार्रवाई तेज होती हुई बोरोअर की तरफ से जो 5,600 करोड़ का जो यहाँ स्कैम है, जिसमें ज़्यादातर यहाँ 24 देनदारों की हमेशा से बात होती आई है और अब इन पर तेजी से शिकंजा कसता हुआ भी यहाँ देखा जा रहा है। और सिर्फ यहाँ बोरोअर ही नहीं, जिस तरह से हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं EOW की तरफ से, अब ब्रोकर्स पर भी जल्द शिकंजा कसने की बात हो रही है। जो सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग है ब्रोकर्स की, उसकी शुरुआत यहाँ हो चुकी है आनंद राठी से और अब यहाँ कुछ और यहाँ शिकंजा कसता हुआ ब्रोकर्स के लिए भी यहाँ देखा जाएगा। जी शुक्रिया श्रमी। रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में आज जोरदार तेजी रही और इसकी वजह थी सेबी की ओर से रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को मंजूरी दी जाना। जानकारों का मानना है कि रीट्स के बाद रियल एस्टेट कंपनियों को पूंजी जुटाने में आसानी होगी। रियल एस्टेट सेक्टर पिछले कई सालों से पूंजी के लिए तरस रहा है। बैंक और निवेशक दोनों इस सेक्टर को फिलहाल पैसे देने से बच रहे हैं। ऐसे में रीट्स रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लाइफलाइन बनकर आया है। जो डोमेस्टिक डेवलपर्स हैं वो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में कम से कम 2 से 4 बिलियन डॉलर तो इमीडिएट आप देखेंगे अगले साल ही लिस्टिंग हो जाएगी और उसके बाद तकरीबन ये इंडस्ट्री जो है कम से कम 20 से 30 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच सकती है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि जब तक रीट्स पर पूरी सफाई नहीं आ जाती तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। कॉशियस हम रहेंगे, आज भी हम काफ़ी कॉशियस हैं क्योंकि ये काफ़ी हद तक एग्जिस्टिंग डेवलपर्स और लार्ज एसेट ओनर्स के लिए फ़ायदेमंद है, उनके लिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है। क्या ये निवेशक के लिए एंट्री अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए अभी भी मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। लेकिन लंबी अवधि में रीट्स न केवल प्रॉपर्टी डेवलपर बल्कि निवेशकों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। बजट हुए अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है और ऑलरेडी नॉर्म्स बाहर आ गए हैं, तो हमारे को ये उम्मीद है कि अगर CBDT भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन सारे टैक्सेशन वगैरह का दे देगा, एक बार सर्कुलर आ जाएगा तो उसके बाद ये काफ़ी एक अच्छी तरीके से लॉन्च होगा और मुझे लगता है निवेशकों को काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा। फिलहाल इंतजार है रीट्स के टैक्सेशन पर सफाई का। इसके बाद देखा जाएगा कि कितने रीट्स बाजार में आते हैं और निवेशक इसमें कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। देश का दिग्गज रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेटर ऑप्शन प्रॉपमार्ट यानी BOP अब बिल्डर के रूप में उतरने की तैयारी कर रहा है। BOP अपनी कंपनी वीवर के जरिए इसकी शुरुआत करेगा 2 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स के साथ। पहला प्रोजेक्ट नोएडा में और दूसरा लखनऊ में होगा। नोएडा के प्रोजेक्ट ओ माई गॉड में रिटेल दुकानों के साथ लोगों के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट होंगे। 4 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में इस प्रोजेक्ट में कमर्शियल स्पेस के अलावा करीब 1200 स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी होंगे। लखनऊ में आने वाले प्रोजेक्ट होम में करीब 200 फैमिली होम्स बनाने की तैयारी है और हर घर बुक करने वाले के मुताबिक इसको बनाया जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए वीवर ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हल्क एंड हर्क्यूलीज के साथ करार किया है। ये सभी घर प्री फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनाए जाएंगे, जिसके चलते प्रोजेक्ट जल्द खत्म होगा और डिलीवरी भी समय से मिलेगी। वीवर के प्रोजेक्ट में जोर होगा ग्रीन टेक्नोलॉजी पर। नोएडा रीजन के अंदर लास्ट टाइम व्हेन आई काउंटेड दे मोर देन 100,000 2 बेडरूम क्यों बिकते हैं ज़्यादा? बिकॉज टिकट छोटा होता है। सो स्टूडियोज वॉज वॉट वॉज रिक्वायर्ड इन द मार्केट ऑन समथिंग लाइक नोएडा एक्सप्रेसवे and that is what we are making, and by God's grace we are getting a very amazing overwhelming response as well. So I am now in retrospect I'm very happy that we introduced a new asset class into the market, which is dedicated studio living with concierge, with pools, with facilities, how an international studio community for the young, for the enterprising, for the entrepreneurs would be made. तो बिहार में राजनीतिक मजबूरी ने कैसे विरोधियों को फिर से बनाया दोस्त। और क्यों दुखी है चीफ जस्टिस RM लोढ़ा, ये भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। भारतीय बाजारों में भरा जोश। सेंसेक्स 200 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 7,600 के पार पर। टॉप गियर में आई टाटा मोटर्स। पहले तिमाही में मुनाफा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 5400 करोड़ रुपए के करीब पहुंचा। बिक्री और मार्जिन में भी अनुमान से ज्यादा बढ़ोतरी। टाटा सिंगापुर एयरलाइन ने ब्रांड नेम और लोगो से उठाया पर्दा। विस्तारा नाम से उड़ेगी टाटा सिंगापुर की एयरलाइन।
जुलाई में भी जारी रह सकती इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार। कल आने वाले आईआईपी डेटा में ग्रोथ 6.5% के पास रहने की उम्मीद, लेकिन महंगाई भी बढ़ने का अनुमान। सरकार ने लोकसभा में पेश किया जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल। चीफ जस्टिस लोढ़ा ने कहा न्यायपालिका को बदनाम करने की चलाई जा रही है मुहिम। 20 साल बाद एक मंच पर आए धुर विरोधी लालू और नीतीश। बिहार में विधानसभा उपचुनाव के लिए मिलाया हाथ। लालू ने कहा मोदी का शासन देश के लिए खतरनाक। एनएससीएल मामले में शिकंजा कसा। मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एनएससीएल के 7 डिफॉल्टरों को गिरफ्तार किया। हुंडई ने भारतीय बाजार में उतारा i20 का नया वर्जन। कीमत 4.25 लाख रुपए से शुरू। फॉक्सवैगन पोलो और मारुति स्विफ्ट को देगी टक्कर। बाजार ने ज्यादा स्मार्ट और दमदार डिस्कवर बाइक उतारी। कीमत 54,000 रुपए से शुरू। और मुंबई में दही हांडी उत्सव में नहीं शामिल हो सकेंगे नाबालिग। 14 साल के बच्चे की मौत के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त आदेश। हांडी की ऊंचाई होगी अधिकतम 20 फीट। आज 20 साल पहले की बिहार की राजनीति का इतिहास फिर से दोहराया गया। 20 साल बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने आज फिर एक साथ रैली में हिस्सा लिया। राजनीतिक प्रतिद्वंदी से मित्र बने दोनों नेताओं ने आज हाजीपुर में एक रैली की। राज्य में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के बढ़ते असर के डर ने दोनों नेताओं को हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू दोनों पार्टियों की करारी हार हुई थी। राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर 21 अगस्त को उपचुनाव होने हैं। नीतीश कुमार हम एक ही परिवार के, एक ही घर के, एक ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, बाबा साहब अम्बेडकर उसी परिवार के लोग हैं। चौधरी चरण सिंह हम ठीक है, हम बिखर गए थे, बढ़ गए थे, लड़ गए थे, लेकिन इन्हीं चीजों को अगर हम कोसते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, तो देश बहुत गलत हाथों में चला गया। पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे लोगों के। अब लोगों के अच्छे दिन आए या नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख लोगों के अपने दिन जरूर आ गए। उनके दिन आ गए, अपने दिन आ गए। लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं आए और नहीं आने वाले। जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को बदलने का पहला कदम आज उठा लिया गया। सरकार ने आज इस सिस्टम को खत्म करने का बिल लोकसभा में पास कर दिया है। इस बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एक 6 सदस्यों का आयोग बनेगा और बिल में प्रस्ताव है कि इस आयोग के हेड सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 और वरिष्ठ जज इस आयोग में शामिल होंगे। बाकी 3 सदस्यों में 2 नामी हस्तियां और कानून मंत्री होंगे। सरकार को नया न्यायिक नियुक्त आयोग बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और आज इस संशोधन के लिए भी बिल पेश किया गया। पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस RM लोढ़ा ने न्यायपालिका पर हो रहे हमलों पर सख्त एतराज जताया है कि याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि न्यायपालिका की छवि बिगाड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि इससे न्यायपालिका के प्रति असम्मान बढ़ रहा है और उसकी छवि को भारी नुकसान हो रहा है। जजों के चुनाव के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था को ही सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि मैं खुद कॉलेजियम के जरिए चुना गया हूं और अगर ये सिस्टम सही नहीं होता तो मैं भी सही नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू लगातार न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मामले उठा रहे हैं। इस बार उन्होंने खुलासा किया है कि जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने वहां काम कर रहे कई भ्रष्ट जजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस कपाड़िया को जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। काटजू का न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मामला उठाने के बाद न्यायिक व्यवस्था में सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी है। सुधार की मांग करने वालों में न्यायपालिका क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं। I'm sure the collegiums now must be aware of the public opinion and the transparency which they demand ought to be there in the system. Now that is lacking. See, this is only appointment. You have to also deal with wayward judges. Today we do not have a system to deal with the wayward judges. But the charges which you have read today,
The case as made out by Justice Karju is not just by leveling charges. There is a substantial basis for this. Even if you do not take steps against a judge who is corrupt and while he is in office, it gets known. The Chief Justice Kapadia should have been more firm. In my very humble opinion, the present system of collegium is bound to be changed and should be changed. Of course, the judiciary should also be able to introspect. The primary function of judiciary, according to me, is adjudication. And for adjudication, if you are not able to adjudicate, how can we say that the system is successful? उधर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यायिक व्यवस्था में सुधार को जरूरत बताते हुए उसके लिए बहस की मांग की है। We need to debate judicial reforms. We need to reflect upon the need to augment our justice access system. I have written to the Chief Justice of all the High Court to take adequate prompt steps to fill up 4,000 vacancies in the subordinate judiciary of India. The Government of India is committed to ensuring all the support for infrastructure development, for computerization, for data grid. All we have to work as a team. But yes, I can tell you that there is a need to expedite the process of justice access system in which all have to work collectively. कांग्रेस ने WTO पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण आज राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो पाया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा प्रश्नकाल स्थगित कर इस मुद्दे पर बहस कराने की मांग कर रहे थे, जिसे सभापति हामिद अंसारी ने ठुकरा दिया। मोदी ने हाल ही में कहा था कि यूपीए सरकार पर WTO में किसानों और गरीबों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया था। हंगामे के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पाली समझौते पर बहस करने के लिए तैयार है। When on 13th December 2013, the Bali Accord was entered into. In the next 2 days, my party and I had taken a public position with regard to the imperfection. We stand by it, and if at some stage they want to discuss those imperfections, we are open for that. Now, merely because we have a different assessment of what they did at Bali, doesn't mean that the question hour should be disrupted. संसद से गैरहाजिर रहने पर तीखी आलोचनाएं झेल रहे सचिन तेंदुलकर को राहत मिली है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष ने उनकी मौजूदा सत्र की छुट्टी मंजूर कर ली है। सांसद बनने के बाद सचिन 2 साल में महज सिर्फ 3 दिन संसद आए हैं। सचिन को लंबी छुट्टी के लिए राज्यसभा से मंजूरी तो मिल गई, लेकिन कई सांसद सचिन की छुट्टी के लिए दी गई अर्जी पर विरोध जता रहे हैं। पिछले हफ्ते संसद से गायब होने पर मास्टर ब्लास्टर को सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि परिवार में मेडिकल इमरजेंसी होने के चलते वो संसद में हाजिर नहीं हो पाए थे। और अभी लेंगे एक ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम मोतीलाल ओसवाल की जॉइंट MD रामदेव अग्रवाल से आसान भाषा में जानेंगे बाजार में निवेश की सटीक रणनीति। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स ऑफिसरों को क्या दी हिदायतें, ये भी देखिए आगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2015 के लिए इंडायरेक्ट टैक्स वसूली का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री इंडायरेक्ट टैक्स अधिकारियों की एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने CBEC को कुछ हिदायतें भी दी। पूरी खबर जानने के लिए बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, जानना चाहेंगे यहाँ वित्त मंत्री ने टैक्स ऑफिसर्स को क्या हिदायत दी है और साथ ही टैक्स वसूली के लक्ष्य को लेकर क्या उम्मीदें जताई गई हैं यहाँ पर? देखिए, वित्त मंत्री ने यहाँ 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि इनडायरेक्ट टैक्स की वसूली का जो लक्ष्य रखा गया था 6,24,000 करोड़ रुपए, उस वसूली के लक्ष्य को पूरा करने पर जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों का एक तरह से ठोस जवाब दिया वित्त मंत्री ने इस कॉन्फ्रेंस में, और कहा है कि जून और जुलाई के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े की बात करें या फिर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के आंकड़ों की बात करें तो काफ़ी उत्साहजनक रहे हैं। अगर आंकड़े ऐसे ही रहते हैं, ग्रोथ ऐसा ही रहता है, तो आने वाले दिनों में इनडायरेक्ट टैक्स की वसूली का लक्ष्य पूरा कर पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। यानी आपको जो अभी से लेकर 27% का ग्रोथ का जो लक्ष्य रखा गया है इनडायरेक्ट टैक्स की वसूली में, वो पूरा कर पाना शायद मुमकिन हो जाए, बशर्ते कि औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के आंकड़े ऐसे ही बढ़ते रहें। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि टैक्स वसूली करने वाले अधिकारी
टैक्स विवादों को निपटाने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। 1,50,000 करोड़ रुपए टैक्स विवादों में फंसा हुआ है, उसको जल्द से जल्द निपटाएं ताकि इसकी अधिकांश रकम हमारे पास आ सके। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि टैक्स विवादों को कानूनी पेचीदगियों में फंसाने की बजाय अब बाहर समझौता कर ले, ताकि ऐसा ना हो कि कानूनी खर्च ज्यादा हो जाए और उससे जो रिटर्न आए वो कम आए। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि टैक्स की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाएं, टैक्स की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाएं, टैक्स वसूली में जो कागजी खर्च होते हैं उस खर्च को कम से कम रखें ताकि इसका दोहरा फायदा होगा, टैक्स वसूली पर खर्च कम होगी, साथ ही साथ जो टैक्स जो देते हैं इंडस्ट्री उनको भी एक दोस्ताना माहौल मिलेगा और टैक्स देने के लिए वो आगे बढ़कर आएंगे। ये 2 दिन तक चलने वाले कॉन्फ्रेंस में एक तरह से कहें कि आगे का रोड मैप वित्त मंत्री ने रखा है एक्साइज ऑफिसर्स के सामने। शुक्रिया लक्ष्मण। बैंकों में खाता खुलवाने के लिए नो योर कस्टमर नियम और आसान किया जाएगा। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने आज बताया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंक को पहुंचाने के लिए आरबीआई और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। राजन ने यह भी कहा कि सरकार 15 अगस्त को बैंकों की पहुंच बढ़ाने का एक बड़ा ऐलान करेगी। हालांकि राजन का ये कहना था कि बिना मुनाफे के बैंकों को विस्तार संभव नहीं है। राजन के मुताबिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सरल बनाया जाना भी जरूरी है। Last month removed a major hurdle in the way of migrant workers and people living in makeshift structures from obtaining a bank account, which was the requirement that they give proof of current address. बाजार का ये बुल रन कब तक चलेगा और किन शेयरों में लगाना चाहिए पैसा, इसी पर हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी ने चर्चा की मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल से। हमारे साथ जाने माने इन्वेस्टर और बाजार के दिग्गज मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के रामदेव अग्रवाल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जनरली हम बाजार के उतार चढ़ाव, करेक्शन, पैसा लगाने के मौकों पर बातचीत करते हैं, लेकिन आपसे आज मैं खास बात करना चाहता हूँ इस लिहाज से कि लोग ये मानते हैं, समझते हैं कि हम एक बड़े बुल रन में हैं, लेकिन उसके बावजूद सही स्टॉक खरीद कर उस पर एक होल्ड करके बैठने की जो आदत है वो बनी नहीं है। वो कैसे बनाई जाए? एक तो ये समझें कि आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं एंड व्हाट यू गेट, इज इट सम प्राइस टैग्स और आर यू गेटिंग समथिंग मोर देन दैट। सो व्हाट यू आर बाइंग इज द पीसेस ऑफ बिजनेस। आप जो खरीद रहे हैं, जैसे आप खरीदते हैं 100 शेयर ऑफ हीरो, 100 शेयर ऑफ टेकएम, 100 शेयर ऑफ रिलायंस और व्हाटएवर, तो यू आर बाइंग पीस ऑफ बिजनेस, स्मॉल स्लाइसेस। जैसे वो केक खरीदते हैं आप, राउंड केक से आपको एक पीस आता है सब ऑफ द लार्ज कंपनी। सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बाय व्हाटएवर बिजनेस यू वांट। I mean, it's a wonderful opportunity to buy small pieces of whatever business you want all over the world, not only India now. So you are buying businesses, and business is what is business? Business is capital plus entrepreneurship. So capital is a starting point, say 100 crores, 10 crores, 15 crores, or in case of Motilal Oswal, literally zero, or Infosys, literally. I mean, in India you have all the stores which start with literally zero. HDFC start with 10 crores, Infosys, you know, some few $1,000s. So basically it's all starting from zero, and when you look at 30-40 years, then I mean the money had no value. So it is all about the entrepreneurship. Entrepreneurship is the most expandable asset. Okay. After death of Steve Jobs, he has created a $500 billion company from nowhere. So it is the power of business model and the way you manage the business in a ever expanding global economy. You know, you have a lot of short-term hiccups, but if you look at 10-year block, global economy has expanded big time. Global economy has gone from $34 trillion in 2003 to 68, 70 or $74 trillion now. It's literally doubled in terms of dollar terms. Forget about inflation now. Dollar to dollar, it has doubled in last 10 years. Indian economy has gone 3 times in terms of from 700 billion, it has gone to 2.1 trillion. So it's almost like a tripled. So that's why the Indian economy and Indian businesses. So Indian businesses are going to grow and going to become much bigger and much more profitable. We have not seen the profits. I mean, look at which is the most expensive company. Say TCS, 5 lakh crores. How much profit they make? They make almost 20, 22, 23,000 crores profit. Can it go to make 50,000 crores profit? You know? So the issue is that there are businesses which are going to scale multifold. It depends at what point of time you become an investor in that company and what is your outlook about that. That is what is investing. I mean, I actually am not long enough investor. I met a friend of mine, classmate. I asked him, he was asking for, stock ideas. So I said, what is that which has worked for which you are asking me?
He said in 1988 he bought 300 shares of Gujarat Ambuja at 17 rupees each. So he put 5,100 rupees. Today that same 300 stocks have become some 14,000 odd number of shares, and it is worth 18 lakhs, and he gets about a lakh or two dividends every year. That is the true investing, where you forget what you bought. And I mean, one like that, one he bought HDFC Bank, at 40 rupees, some 1 or 2,000 shares. So it is worth almost few crores. So the issue is that investing has that potential. बाजार की चाल काफी हद तक बादलों की चाल से भी तय होती है। मानसून की बात करें तो देश के कई इलाकों में जहां बाढ़ से परेशानी, वहीं कई इलाके अभी तक बादलों की ढंग से मेहरबानी नहीं देख पाए हैं। देखते हैं आज के मौसम का अपडेट। नमस्कार, मैं हूं पायल। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं स्काईमेट मॉनसून रिपोर्ट। रविवार को दिल्ली में अचानक बारिश देने के बाद मॉनसून ट्रफ दिल्ली से उत्तर की तरफ जा रही है। एक नजर मॉनसून के अब तक के प्रदर्शन पर। प्रमुख बारिश वाले शहरों की बात करें तो रविवार को दिल्ली में सबसे अधिक 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोची और गोवा में 21 मिलीमीटर बारिश हुई, बैंगलोर में 8, चेन्नई में 3 और मुंबई में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। देश भर में बारिश की कमी का आंकड़ा 18% है। उत्तर पश्चिम भारत में 29%, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में 25%, दक्षिण में 15%, जबकि मध्य भारत में 7% औसत से कम बारिश हुई है। बादलों की बात करें तो हिमालय की तराई, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में घने मानसूनी बादल छाए हुए हैं। मंगलवार के लिए हमारा अनुमान है कि मानसून केरला में सक्रिय बना रहेगा। इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। मानसून से जुड़ी और ताजा जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे CNBC आवाज पर। और Hyundai ने लॉन्च की अपनी प्रीमियम हैचबैक एलीट i20 कार। इसकी कीमत और फीचर्स बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। और अगर आप बाइक्स के शौकीन हो तो 7,000 रुपए से भी कम में 150 सीसी की बाइक बजाज की नई डिस्कवर भी आ गई है बाजार में। ये भी देखिए आगे। मुंबई में नाबालिग बच्चे अब दही हांडी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोविंदा टोली में 18 साल से कम उम्र के लड़कों के शामिल होने पर पाबंदी लगा दी है। यही नहीं, अब दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होगी। हाईकोर्ट ने ये फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। हाल ही में अभ्यास के दौरान 14 साल के एक लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस का रवैया भी गोविंदा मंडलों पर सख्त था। अदालत के आदेश के बाद पुलिस का काम और आसान हो गया है। Hyundai ने आज अपनी एलीट i20 प्रीमियम हैचबैक लॉन्च कर दी है। सेकंड जनरेशन i20 कार को पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन में लॉन्च किया गया है। एलीट i20 के पेट्रोल वेरिएंट की कीमत होगी 4.25 लाख रुपए से 6.5 लाख रुपए के बीच, जबकि इसके डीजल वेरिएंट की कीमत 6 लाख से 7.5 लाख रुपए के आसपास है। कंपनी के मुताबिक एलीट i20 स्पोर्टी एक्सटीरियर्स और प्रीमियम इंटीरियर्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो युवाओं को भी काफ़ी पसंद आएगा। एलीट i20 का सीधा कंपटीशन होगा मारुति की स्विफ्ट, फिएट की पुंतो और फॉक्सवैगन की पोलो से। बेहतरीन माइलेज के दम पर एंट्री लेवल सेगमेंट में धूम मचाने वाली बाइक बजाज डिस्कवर के 2 और वेरिएंट आ गए हैं। 110 सीसी और 125 सीसी के बाद बजाज ने आज 150 सीसी डिस्कवर के 2 मॉडल लॉन्च किए हैं। बजाज डिस्कवर F150 और बजाज डिस्कवर 150S। इन दोनों ही बाइक्स की कीमत बाजार में मौजूद एंट्री लेवल की 150 सीसी बाइक से कम है। डिस्कवर F150 की एक्स शोरूम कीमत 58,739 रुपये, जबकि बजाज डिस्कवर 150S की कीमत 54,725 रुपये है। इन बाइक्स की खासियत है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कोल्ड 4 वॉल्व इंजन। 150 सीसी सेगमेंट में पहले से ही बजाज की पल्सर की बाजार पर पकड़ है और ऐसे में डिस्कवर 150 से किफायती दाम में दमदार इंजन चाहने वालों को एक नया विकल्प मिलेगा।
और जैसा कि हमने आपको बुलेटिन में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक नया अधिनियम बिल के तौर पर रख दिया है संसद के अंदर आज। तो इस पर देखिए आपसे कुछ ही देर में एक खास कार्यक्रम हमारे संपादक संजय पुगलिया के साथ, जहां पर वो चर्चा कर रहे हैं दो वरिष्ठ वकीलों के साथ कि आगे इससे जुडिशरी में कितना फर्क आएगा। कविता, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।